तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में स्पेशल मैट्रिक बोर्ड 2024 में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए लेकर आए हैं, जो कि छात्र छात्राएं हमारे मैट्रिक बोर्ड 2024 मैट्रिक बोर्ड में भाग लेने वाले हैं, बैठने वाले हैं, उनके लिए आज स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी पीछे आप लोग मैट्रिक बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे, तो उसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और कुछ 5 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है। आज मैं आप लोगों को 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहे हैं, वो उन क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पिछले आप लोग पीछे के जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आता है, उन्हीं को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। और जो भी हमारे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, वो कम से कम इन प्रश्नों पर एक बार सरासरी निगाह डाल लीजिए। ये निश्चित रूप से आप लोग को इस तरह से प्रश्न या ये प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे 2024 में। ये ध्यान रखिए इस गंभीरता के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे के सभी क्वेश्चनों पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, देखा, उसको समझा, परखा, और उसको देखने के बाद मैंने निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो आज आप लोगों को बायोलॉजी से लाए हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बायोलॉजी से है। और इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से आपको आएंगे 2 नंबर में। तो इसलिए देर न करते हुए थोड़ा क्लास को लंबा होगा, इसलिए कि आप लोगों को कई क्वेश्चन है और सिर्फ आप लोग इसे ध्यान से इस क्लास को सिर्फ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ क्या है क्वेश्चन उसको समझिए और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है कुछ नए शब्द आप लोग को मिलेंगे, जो कि आप लोग किताब में भी खोजेंगे तो शब्द बहुत कम मिलेंगे। नए शब्द हैं जैसे सूक्ष्म उपभोक्ता। हम लोग तो उपभोक्ता जानते थे कि वैसे जीव जीव जंतु जो पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे हम मानव हो गया, जानवर हो गए, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं हम लोग उसका उपभोग करते हैं, हम लोग खाते हैं। हम लोग अपना भोजन अपने नहीं बना पाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और उनके भोजन बनाए गए भोजन को जो जीव जंतु उपयोग करते हैं उसको कहते हैं उपभोक्ता, उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक लग गया शब्द सूक्ष्म उपभोक्ता। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा। यानी बहुत छोटा उपभोक्ता कौन है? तो देखिए, वैसे सूक्ष्म जीव, ध्यान दीजिए, वैसे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन बनाते नहीं हैं बल्कि दूसरे के बनाए गए भोजन को उपभोग करते हैं, उसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें सूक्ष्म उपभोक्ता में जो है वो मुख्य रूप से इसमें 2 सूक्ष्म जीव आते हैं। जो पहला है कवक, याद रखिएगा, कवक और जीवाणु। कवक और ये जीवाणु जो है ये आपके सूक्ष्म उपभोक्ता में आते हैं। पीछे आप जाकर के देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन चेक कीजिएगा, कई बार तो यही क्वेश्चन में पूछ दिया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं। देखिए, तो ये आया है 2-3 बार, आप पीछे जाकर देखिएगा 19-20 इसमें सब जो है एक ही क्वेश्चन आया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं। तो कौन हो गया, कवक और जीवाणु। कई बार आपको इस क्वेश्चन को यही पूछ दिया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आप जान गए कि वो ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरे के बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं उसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में हो गया कवक और जीवाणु। तो चलिए एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है अपघटक किसे कहते हैं। तो देखिए, अपघटक में होता है वैसे जीव जो
सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को कहें कि वैसे जीव जो अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गला करके उसको मिट्टी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मिट्टी में बदलने का काम करते हैं, उसको कहते हैं अपघटक। माने अपघट कर देना, उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देना। तो वैसे जीव जो अपशिष्ट पदार्थों को, बेकार अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में बदलने का काम करते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। और देखिए इसमें ये दोनों भी काम करते हैं, कवक भी काम करता है और आपको जीवाणु भी काम करते हैं, तो इसको कहते हैं अपघटक। अब जैसे आपको वल्चर भी, जो गिद्ध है, चील है, ये भी अपघटक के काम करते हैं, क्योंकि जब कभी मवेशी पशु मर जाते हैं तो उसको खा करके और उसके शरीर को अपने पेट में पचा करके फिर उसको मिट्टी में परिवर्तित करने का काम करते हैं, तो इसको भी हम लोग अपघटक करेंगे। तो चलिए ये हो गया तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और बार बार कई बार पूछा है कि जनन से क्या लाभ है। एक तो क्वेश्चन बनता है कि जनन किसे कहते हैं, तो जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जनन से क्या लाभ है। तो देखिए जनन क्रिया के द्वारा जब जीवों का संख्या बढ़ता है, जीवों का अस्तित्व बना रहता है, यानी जनन से लाभ ये है कि जनन क्रिया के द्वारा जीवों का अपना अस्तित्व बना रहता है। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य जनन क्रिया करता है तो इसके द्वारा मनुष्य की जो जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है, उसकी जनसंख्या बरकरार रहती है। उसी तरह से कोई जीव जंतु जनन की क्रिया करते हैं तो उनके संतानों की जो जनसंख्या वो बढ़ती जाती है, उनके जीव का अस्तित्व बना रहता है। तो इस तरह से जनन से लाभ है, इस क्रिया के द्वारा जीवों का अस्तित्व बना रहता है। तो इस तरह से ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे आप देख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से क्या हानि होती है। अब जीवाश्म ईंधन, तो एक तो क्वेश्चन बनता है इसमें कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछ देता है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीव जंतुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला देखते हैं, कोयला कैसे बनता है, तो कोयला जो है जीव जंतु जब धरती के अंदर दब जाते हैं, पेड़ पौधे जब धरती के अंदर दब जाते हैं तो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कोयला का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग से क्या हानि होती है। तो आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, जब जलाते हैं, तो इसमें जलाने के बाद सबसे बहुत माने इसमें अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसें निकलती है। और ये गैसें जो हैं वो विषैली गैस होती हैं, जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज है कि यह सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, और वह सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा के साथ जमीन पर आता है तो जीव जंतु पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, और दूसरी बात कि मकानों पर जब पड़ता है तो मकानों के पेंट भी, रंग पेंट चमक भी उड़ जाती है। तो इस तरह से जीवाश्म ईंधन के कई हानि हैं। अब जैसे जीवाश्म ईंधन जो है सीमित मात्रा में है, इसका उपयोग करेंगे तो तुरंत समाप्त भी हो जाएगा, ये भी इससे घाटा है। लेकिन जो मुख्य घाटा है कि इसके जलाने से जो गैसें निकलती हैं, ये गैसें मनुष्यों को, जीवों के शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हानि। अब देखिए हार्मोन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्मोन, और यह आप लोगों को कई बार पीछे भी पूछ चुका है। हार्मोन क्या है, तो देखिए हार्मोन जो है, हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है। हार्मोन हमारे एक प्रकार के रासायनिक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। शारीरिक क्रियाओं, चाहे वो जीव हो, जीव में चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, दोनों में ये शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो आपको अगर आता है कि हार्मोन क्या है, तो आपको लिखना है कि हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है, यह जीवों के शारीरिक क्रियाओं
का नियंत्रण करता है, यानी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब कभी कभी पूछ देता है कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर के हम 2 नंबर वाला क्वेश्चन आज बता रहा हूं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों में से इसमें से निश्चित रूप से लड़ेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ दिया, आप पीछे क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो हार्मोन 2 प्रकार के हो गए, एक जंतु हार्मोन, एक पादप हार्मोन। और पूछते हैं कि हार्मोन किसे कहते हैं, तो मैंने अभी बताया कि हार्मोन एक प्रकार के रसायन पदार्थ होता है, ये जीवों के न अंदर होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब देखिए विषम पोषी एक नया शब्द, मैंने कहा कि अब आप लोग को जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसा कि अभी सूक्ष्म उपभोक्ता मैंने बताया। तो इसी तरह से देखिए विषम पोषी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग पढ़ते हैं स्वपोषी परपोषी, तो स्वपोषी और परपोषी है, विषम पोषी कहां से आ गया। तो आपको बता देना चाहते हैं कि कोई नया शब्द है, लेकिन वही परिभाषा है, इसको परपोषी भी कहते हैं, यानी परपोषी को हम लोग विषम पोषी भी कहते हैं। तो देखिए पर माने दूसरे, पोषी माने पोषने वाला, यानी वैसे जीव जो दूसरे के शरीर से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करता है या दूसरे जीवों पर अपने जीवन जीता है, जीवन यापन करता है, तो उसे कहते हैं परपोषी। जैसे मानव है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं, दूसरे जीवों से हम लोग जीवित रहते हैं। जैसे पेड़ पौधों पर हम लोग अपना आश्रित है, उससे बहुत सारा पदार्थ मिल जाता है। दूसरे बात की मछली है, शिकार, मीट है, ये सब जो चीजें हैं तो भी दूसरे जीवों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मानव और जानवर जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ये भी सब परपोषी में हम लोग आएंगे, या सभी जानवर आएंगे क्योंकि वो पौधा खाकर जिंदा रहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन का उपभोग करते हैं, उसे सभी को हम लोग परपोषी कहते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे। इसमें अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। वायानिलय की दीवार मोटी क्यों होती है। वायानिलय की दीवार, देखिए ये हृदय से संबंधित, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हृदय जो है एक तिकोना रचना है, ऐसे तिकोना ऐसे रचना है हमारा हृदय। अब हृदय में क्या होता है कि न आलिंद और निलय, जो हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ में क्या होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो हृदय में हमारे क्या हो गए, 4 कोष्ठक हो गए, 2 निलय हो गए, 2 आलिंद हो गए। तो इसमें निलय से संबंधित पूछ रहा है। अब जैसे बायां निलय कह रहा है कि बायां निलय जो है इसकी दीवार मोटी क्यों होती है। हृदय की दीवार तो होती ही है, अब हृदय की दीवार में एक बायां निलय की दीवार जो है मोटी होती है, क्यों मोटी होती है। तो इसका कारण ये है कि बायां निलय के द्वारा ही शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त को प्रेशर के द्वारा नाड़ियों में भेजा जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक नाड़ियों में प्रेशर के द्वारा यहां से रक्त को भेजा जाता है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा रहता है, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इसको मतलब फटने का या इस करने का इसका डर रहेगा। इसलिए प्रकृति ने हमारे इस निलय को, हृदय की जो दीवार है निलय, इसकी बायां निलय इसको क्या करता है कि इसकी दीवार को मोटी, इसकी दीवारें मोटी होती है ताकि वो प्रेशर से फटे नहीं, ये प्रकृति ने दी है ऐसी। तो बायां निलय की दीवार मोटी होने का कारण यह है कि जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है नाड़ियों में भेजा जाता है वो बायां निलय के द्वारा ही भेजा जाता है, और यहाँ पर प्रेशर के द्वारा पूरा प्रेशर दिया जाता है, तब वो रक्त जो है आगे नाड़ियों में जाता है। तो इसलिए इसकी बायां निलय की दीवार जो होती है मोटी होती है। इसके वर्क पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्रेशर के द्वारा रक्त को भेजना है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती है। ये भी है, कभी कभी पूछ देता है कि इसकी दीवारें मोटी होती है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ देगा कि हमारे हृदय के किस भाग की दीवार मोटी होती है, हमारे हृदय के किस भाग की दीवार मोटी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बायां निलय।
लेकिन फिर उसी क्वेश्चन को पलट कर पूछ गया कि बायां नीले की दीवार मोटी क्यों होती है, तो मैंने बता दिया। अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट है, कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। देखिए कुछ न कुछ आपको ट्रिकली क्वेश्चन पूछता है कि आप मिस करें। आप जानते हैं कि धमनी जो है, धमनी का काम हमारे शरीर में सभी शुद्ध रक्त को प्रत्येक शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। तो धमनी में जब शुद्ध रक्त को पहुंचाना है तो इसमें अशुद्ध रक्त कहां से आ गया, ये अपवाद है। हमारे शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त का भी संचालन करती है। सब धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, इसी को पूछ रहा है। तो ये है हम लोगों को फॉफुस ध्वनि, याद रखिए फॉफुस ध्वनि, इसको कहते हैं फॉफुस ध्वनि, धमनी सॉरी, फॉफुस धमनी कहते हैं इसको। तो ये फॉफुस धमनी को याद रखना है कि फॉफुस धमनी जो है ये अशुद्ध, अकेली एक अपवाद है। सभी धमनियां जो है, सभी धमनी जो है शुद्ध रक्त को शरीर के प्रत्येक अंग तक ले जाने का काम करती है, लेकिन एक फफूस धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ये अपवाद है, इसीलिए बार बार पूछ देता है। तो चलिए आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में निश्चित रूप से इसमें से ऐसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत रिसर्च करके उनसे मैं देखा। 10 साल के क्वेश्चन जो पीछे है उसमें से क्वेश्चन बहुत सारा जो चीजें हैं उसमें से देखने के बाद आप लोगों को लाया गया क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह से अभी मैं लगातार आप लोगों को बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे मैट्रिक बोर्ड के विद्यार्थियों 2024 में जो क्लियर होने वाले हैं उसके लिए काम करेगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि कम से कम अपने एक हित मित्र, भाई, रिश्तेदार, बहन जो भी हैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं उनके पास कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके एक काम आ सके, इससे लाभ उठाकर वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके। और इस तरह का फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों को फिर फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जो निश्चित रूप से आप लोग को मैट्रिक बोर्ड 2024 में आएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में।